and respect all to Almighty. तो होप इंशाल्लाह कि हम इस 15 मार्कर को ना सिर्फ डन एंड डस्टेड करें बल्कि दैट इज द मेन टारगेट। एक नजर पहले इस क्वेश्चन को बढ़कर समझ लेते हैं। देखो सबसे ज्यादा जरूरी पेपर 2 के अंदर सूडो कोड वाले क्वेश्चंस के अंदर जब भी कभी क्वेश्चन आता है, अगर बच्चा उसको पढ़ के समझ ले तो समझ लो उसका आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो वही सॉल्व हो जाता है। एरे का नाम क्या होगा, वेरिएबल्स के नाम क्या होंगे, वो सब चीजें उसके अंदर मेंशन होती है। तो उसी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने के लिए जाएंगे। जनाब एक वुड फ्लोरिंग कंपनी है, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट कि हाउ टू सॉल्व दिस वाला 15 मार्कर। लेकिन जो आपका वाला 15 मार्कर होगा उसका सिनेरियो कुछ और होगा। एक 15 मार्कर में यहाँ इंशाल्लाह तुम लोगों को करवाने के लिए जा रहा हूं। तकरीबन एटलीस्ट 2 से 3 15 मार्कर्स का और कर। अगर आप 3 से 4 15 मार्कर, लेट्स से 3 15 मार्कर समझ कर लोगे, दैट विल बी मोर देन। आपको पता चल जाएगा एरेस को पढ़ के डिक्लेयर कैसे करना है, वैलिडेशन चेक कैसे लगाना है, इनपुट कैसे करना है, इसको स्टोर कैसे करना है, आउटपुट कैसे करना है। ठीक है? Alright, so let's try to understand this question. So we क्या है? Wood flooring company was a name of 200 customers. कोई wood flooring company है जिसका काम क्या है कि अगर आप उसको ये बता दो कि जी ये मेरा घर है या ये मेरा रूम है और इसकी आप जो है फ्लोरिंग कर दो, टाइल्स लगा दो। A wood flooring company stores name of up to 100 customers in a one dimensional array. हमें पता है 1D array क्या होती है, सही है? और उस array का नाम क्या है? थोड़ा सा और zoom कर लेते हैं, customers। फिर एक 2D array, 2 dimensional array, उसका नाम क्या? Quotations, stores details of each customer's quotation। 2D array क्या करेगी? वो स्टोर करेगी उस कस्टमर की कोटेशन क्या। कोटेशन क्या होती है कि अगर आपको फ्लोरिंग करनी है तो आपके कमरे की हाइट कितनी है, हाइट तो नहीं पूछेंगे, उसकी पूछेंगे विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, क्योंकि टाइल्स भी थोड़ी लगनी है। तो उसके अलावा पूछ सकते हैं कि आप कौन सी वाली वुड की टाइल्स लगवा रहे हो, कौन सा वाला मटेरियल लगवा रहे हो, ठीक है बता। So the quotations store details of each customer's quotation. 1, 2, 3, 4, 5 bullet points है। क्या क्या चीज है इसके अंदर? क्या यहाँ पे मुझे देख के तुम ये बता सकते हो कि इस 2 डायमेंशनल एरे की रोज कितनी होंगी और कॉलम्स कितने होंगे? कस्टमर्स कितने हैं हमारे पास? 100 कस्टमर। अच्छा, अभी तक जो मैं एरे को बनाता हुआ आया हूँ उसको मैं यूं बनाता हूँ। 1 डायमेंशनल एरे व्यू भी बना सकते हो, 1 डायमेंशनल एरे व्यू भी बना सकते हो, एक ही बात। अच्छा, 1 डायमेंशनल एरे के अंदर आपके अंदर 100 कस्टमर्स और हर कस्टमर की जो कोटेशन है उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5 चीजें चाहिए। तो गेस व्हाट, इस 2 डायमेंशनल एरे के कॉलम्स कितने होने चाहिए? 5 कॉलम्स होने चाहिए। दैट इज द पॉइंट। ठीक है? द फ्लोर मेजरमेंट, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ आर टेकन इन मीटर्स। नीचे वाली थोड़ी बात हम पढ़ रहे हैं कि कह रहा है कि जी कमरे की लेंथ है और उसकी विड्थ हम मीटर्स के अंदर इनपुट लेंगे। ऑल फ्लोर्स आर रेक्टेंगुलर एंड रूम मेजरमेंट्स आर इन मीटर्स। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जहां गए पे तुम ये देखो ना, ये इन बिटवीन वाला कोई चक्कर आ रहा है, बिटवीन वाला, तो यहाँ वैलिडेशन का कोई मतलब है। हमें जैसे डेटा निकालना है ना इसमें से। हमें कोटेशंस का पता चल गया, 2 डायमेंशनल एरे, 5 कॉलम है, उसमें 100 रोज होंगी क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स भी 100 है। कस्टमर्स नाम की जो एरे है वो उस, क्योंकि 1 डायमेंशनल एरे तो उसके अंदर 100 उसकी जो है वो उसकी लेंथ हो, ये डेटा में जमा कर लिया। उसके बाद वो कह रहा है कि जब आप हाइट सॉरी लेंथ और विड्थ इनपुट लोगे तो वो इस तरह से लोगे 1.5 10.0 के इनपुट। ठीक है? द फ्लोर मेजरमेंट, ये वाली बात होगी, द इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डेटा इन द सेम इन बोथ एरे। फॉर एग्जांपल यार ये चीज समझनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बेटा देखो ये चीज हमें इस तरह से समझनी है कि कितनी एरे से, 2 एरे से, अभी तक हमें 2 एरे बता दी, कस्टमर नाम की और एक कोटेशन नाम की। इसको मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। और ये तुम्हारा जो इंशाल्लाह 24 में जो उनका 15 मार्कर आएगा ना, उसके अंदर भी यही वाला है। Let's have a look. उसने यहाँ पे जो आगे बात छेड़ी है, वो बात ये छेड़ी है कि आपकी कस्टमर एरे का इंडेक्स भी वही होगा जो कि कोटेशन का इंडेक्स होगा। मतलब क्या है? सेम कॉन्साइड करेंगे बच्चा, मुझे लग रहा है माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा, ठीक है, मजा आएगा। देखो जो कस्टमर नाम की एरे है ना, उसने हमें बना के शो करने का बोला नहीं, लेकिन हम इसको समझने के लिए बनाएंगे। ब्लैक पेज को यूज करेंगे। तो 50 मार्कर सॉल्व करोगे, पीछे अपने ब्लैक पेज पे जाके जो भी एरे होगी इसको तुम ड्रॉ करके देखो। तो कस्टमर एरे, कितने कस्टमर्स हैं बेटा? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बना लेते हैं, कस्टमर 1, कस्टमर 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100।
सही है। और दूसरी एरे जो 2 डायमेंशनल थी वो क्या थी? सॉरी, रोटेशंस। और इसका उसने हमने अंदाजा लगा लिया कि उसके तकरीबन 5 कॉलम होंगे। बेटा ये देखो, ये जो सेम वाली बात थी ना, वो ये कर रहा था। पहले कस्टमर की पहली कोटेशन और उस कोटेशन के अंदर 1 2 3 4 5 चीजें होंगी हमारे पास, इस तरह से। पहला कस्टमर का नाम आ गया असफर, उसको अपने रूम की जो है फ्लोरिंग करवानी। तो उसकी कोटेशन क्या हो सकती है? उसकी कोटेशन ये हो सकती है कि जी उस असफर के कमरे की लेंथ कितनी है, तो वो यहाँ पे लिखी जा चुकी होगी। 25 मीटर्स, काफी बड़ा कमरा है। और विड्थ कितनी है? 40 मीटर्स, बहुत बड़ा कमरा हो गया ये। हाँ। अच्छा, उसने क्या बोला है? 1 डेसिमल प्लेस, बिल्कुल 25.5 लिख देते हैं, 40.5 लिख देते हैं, 1 डेसिमल प्लेस हो गया ना। एरिया ऑफ द वुड रिक्वायर्ड राउंडेड अप टू नेक्स्ट होल नंबर। इसका क्या मतलब? इंटीजर होगा, उसको हम होल नंबर में कन्वर्ट कर चुके होंगे, तो एरिया उसका बन जाएगा जितना भी 105। ठीक है, डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगा, वो मैथमेटिकली में फाइंड करना पड़ेगा। चॉइस ऑफ वुड इंडेक्स 2 लिख दी हमने, और प्राइस ऑफ द वुड रिक्वायर्ड $30 आ गए। तो ये पहले कस्टमर की एक सेपरेट एरे। कस्टमर 1 पे जिस कस्टमर का नाम होगा, कोटेशन की रो 1 पे उसी के पांचों कॉलम के अंदर उस कस्टमर की सारी कोटेशन होगी। उसका ये जो यहाँ पे उसने बात की है ना, इस जगह पे, द इंडेक्स ऑफ एनी कस्टमर्स डेटा इज द सेम इन बोथ। कस्टमर इंडेक्स का मतलब क्या? कस्टमर्स 1, कस्टमर का नाम, कोटेशन 1। अच्छा, बाकी तुम्हें पता होगा कि रो 1 है, तो कोटेशन 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,1। फिर कस्टमर्स 2, जेड। ठीक है। और कोटेशन का जो सेकंड रो है, 2,1, 2,2, 2,3, और दूसरे कस्टमर का जो नाम होगा उसका सारा उसकी कोटेशन होगी। चलो जी, ये चीज भी हमें समझ में आ गई, ये चीज हमने अप्लाई करनी है बाकी तरह के क्वेश्चन में, इसको इस तरह से समझना। ऑलराइट, ये चीज समझने के बाद वुड चॉइसेस आर अवेलेबल। उसने कुछ वुड्स की चॉइसेस बता दीजिए। लेमिनेट है, पाइन है, ओक है, एक बार वाला मुझे लग रहा है पाकिस्तान में फ्लोरिंग वुड की तो नहीं होती, सीमेंट की होती है ना। या फिर वो 2 नंबर वो वाली टाइल्स मिलती है तो लगती है मार्बल की, लेकिन होती है। है। तो 3 तरह की उसे वुड का ऑप्शन दे दिया हमें। द डेटा आर स्टोर्ड इन 2 1 डायमेंशनल एरेज। 2 और एरेज है, कस्टमर्स, कोटेशंस तो है, उसके अलावा 2 एरेज और है, वुड टाइप एंड प्राइस, ये दोनों 1 डायमेंशनल है। The index of the wood type and price in their arrays shares the same index number। इसका मतलब कि इन दोनों के अंदर भी उनका जो है वो सेम होगा। वुड टाइप बना के देख लेते हैं। देखो, ब्लैंक पेज का जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तुम्हारा 15 मार्कर उतना अच्छा होगा। ये मैं अक्सर अपने बच्चों को कहा करता हूँ, 2 घंटे का होता है पेपर। तो अगर आपको पेपर आता हो या ना आता हो, दोनों सूरतों में टाइम बहुत होता है बच्चे के पास। ठीक है, अगर आता होगा तो भी बहुत टाइम होगा, करके बैठे हुए होगे। नहीं आता होगा तो भी टाइम ही टाइम होगा, देख रहे होगे यहाँ। अल्लाह ना करे। तो बेटा हमारे पास दूसरी है, एक हो गई वुड टाइप। जब नीचे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, उसमें हमें हेल्प मिलेगी, इसको देखिए। फिक्स 3 लेंथ है। और तीसरी क्या थी, चौथी कौन सी थी? प्राइस। अच्छा, वुड टाइप सबसे पहले क्या लिखी हुई थी? लेमिनेट। उसके नीचे कौन सी वाली थी वुड? कौन सी? पाइन। पाइन वुड की खुशबू अच्छी होती है। उसके नीचे हम इस कोक में आए हैं, लेबर बुक्स अकेडमी में। सही है। प्राइस क्या है भाई? 29.99। उसके नीचे यार देखो ना यार, तुम लोग मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं। 39.99, उसके बाद 34.99, 54। गुड यार। अच्छा, देखो 1 2 3, इसका कहने का मतलब ये है कि आप समझ तो गए होगे कि वुड टाइप 1 के ऊपर लैमिनेट है, तो प्राइस 1 पे वुड की जो टाइप लैमिनेट है उसकी प्राइस देखिए। हालांकि 2 सेपरेट है, तो they told us wood type and price already। इसका मतलब ये कि हमें एरेस को इनिशियलाइज इस तरह से करना पड़ेगा।
एरेस की उसने प्राइस और ये चीज बता दी है, तो हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन को जब पढ़ोगे ना तो तुम कहोगे यार जो हम प्रीवियसली कल वाली मेहनत कर रहे थे वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो। इनपुट न्यू कस्टमर्स नेम, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ इनपुट करना है। चेक दैट ईच मेजरमेंट इज वैलिड, यानी कि वैलिडेशन चेक। वैलिडेशन चेक यही होगा जो उसने पीछे बताया होगा कि जो है वो ऑल फ्लोर्स मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन 1.5 एंड 10.0। लेंथ और विड्थ हमने तो असफर के कमरे की लेंथ बहुत बढ़ा के लिखी है, पर वो कह रहा है कि 1.5 से लेकर 10.0 के बिटवीन होनी चाहिए दोनों, विड्थ भी और लेंथ। ये वैलिडेशन चेक यहाँ पे लग गया। आउटपुट एंड एरर मैसेज, वही कल वाला वैलिडेशन चेक हमने था। अगर आप सही इनपुट नहीं करोगे, 1.5 से नीचे होगा या 10.0 से ज्यादा होगा, तो 12 एरर आएगा, री एंटर होगा जब तक वैलिड ना हो, यानी कि बाल का लुक लगाएगा। बिल्कुल कल वाला। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम बाय मल्टीप्लाइंग टुगेदर द लेंथ ऑफ द रूम एंड द विड्थ ऑफ द रूम। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। हाइट इनटू विड्थ इज एरिया ना, सही है। इनपुट द चॉइस ऑफ द वुड एंड फाइंड इट्स प्राइस पर स्क्वायर मीटर। हम उसको बोलेंगे बेटा हमारे पास देखो चॉइस कितनी होगी। वो पता है क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि जी 1 फॉर लैमिनेट, 2 फॉर पाइन, 3 फॉर ओक। एंटर योर चॉइस, आप लिख दोगे 2। जब आप 2 लिख दोगे तो इसका मतलब वो पाइन को खुद ही सिलेक्ट करेगा और उसकी प्राइस 39.9 है। आपसे इनपुट ले, देखो यहाँ पे उसने इसकी प्राइस इनपुट ली है क्या, इनपुट द चॉइस ऑफ वर्ड एंड फाइंड्स इट। हमारा प्रोग्राम खुद ब खुद उसकी प्राइस को फाइंड करेगा। यूजर को बोलेगा आगे अपनी चॉइस लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो। 3 के ऊपर ओ को खुद ही सिलेक्ट करेगा उसके नाम को, और उसकी एरे में से अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियर सर्च। वो भी हम कल थोड़ा बहुत कर रहे थे ना, एरे के अंदर ढूंढ रहे थे क्या करना है, तो ये वही वाली चीज हो गई, उसको भी अप्लाई कर दिया इसने यहाँ। अच्छा ये हो गया। और कल उसके बाद चेक आउटपुट द एरर मैसेज, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रूम, इनपुट चॉइस ऑफ वर्ड हो गया। उसके बाद कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वर्ड। ऊपर तुमने इनपुट लेके लेंथ और विड्थ, उसको एरिया कैलकुलेट करके रखा हुआ। नीचे से तुमने प्राइस निकाल ली, उसे यूजर से चॉइस इनपुट ली, उस प्राइस को तुमने एरिया के साथ मल्टीप्लाई, उसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द वुड नीडेड। कितनी वुड चाहिए, कितना पाइन, कितना ओक चाहिए उसको। स्टोर ऑल द डेटा इन द रेलेवेंट एरे। अच्छा ये रेलेवेंट एरे का चक्कर क्या है कि जो आपने उससे लेंथ, विड्थ, वुड की टाइप, प्राइस, उसकी जो कैलकुलेट हुई, सभी 4-5 चीजें जमा हो गई ना, ये सारी क्या है उस कस्टमर की कोटेशन। तो ये सारी चीजें जो तुम इनपुट ले चुके हो, फिर तुम इसको कोटेशन एरे के अंदर और कस्टमर नेम्स के अंदर सेव करो पास में। रेलेवेंट एरे के अंदर स्टोर करने के बाद आउटपुट कस्टमर्स कोटेशन, उसकी कोटेशन को आउटपुट कर दें, नेम ऑफ द कस्टमर, द चॉइस ऑफ वर्ड एंड द कैलकुलेट प्राइस ऑफ द वर्ड रिक्वायर्ड, ये लास्ट में आउटपुट करेंगे। और एक चीज हम और करेंगे, कंटिन्यू टू एक्सेप्ट द नेक्स्ट कस्टमर। वाइल का लूप बिल्कुल बाहर एक चलाएंगे। भाई एक कस्टमर आया, वो ये चाह रहा था, कस्टमर से पूछा भाई आप, उसका नाम पूछा, उसकी कोटेशन ली, ठीक है, फिर उसको चॉइस 1 2 3, उसने 2 प्रेस कर दिया, प्राइस कैलकुलेट करके हमने वो बता दी, वो कस्टमर चला गया। इज देयर एनी नेक्स्ट कस्टमर, इज देयर इज एनी अदर कस्टमर, दोबारा एक और कस्टमर आ गया, दोबारा प्रोग्राम चल रहा है। मैं तो प्रोग्राम सबके लिए बनाना है ना, 100 कस्टमर्स के लिए। इस तरह से ये वाला प्रोग्राम हमें बनाना है। नीचे उसने लिखा हुआ है यू मस्ट, अच्छा देखो यहाँ तुम बार बार रेफर कैसे करोगे जब लिखने के लिए जाओगे, एरेस के नाम क्या आता है, भैया इनपुट के लिए वेरिएबल्स और कौन से यूज करोगे, और वैलिडेशन की लिमिट्स क्या क्या थी, सारी इंफॉर्मेशन तो मैं पीछे जाके बार बार रेफर करूंगा, हम यही काम करेंगे। अच्छा, you will need to initialize wood type and price. You must use pseudocode or program code and add comments to explain how your code works. You do not need to declare any arrays or variables. हमें कोई arrays आज declare नहीं करनी, लेकिन हो सकता है कि declaration आ जाए। I'm very much sure कि array की declaration आपको 15 मार्कर से पहले वाले क्वेश्चन में देगा। 15 मार्कर के अंदर आपको array declare करने का नहीं पड़ेगा, आपको बोलेगा declare नहीं है, प्रोग्राम बनाओ बस। You do not need to declare any arrays or variables. Variables भी declare नहीं करना, इसको नंबर आने देगा। You may assume that this has already been done. हम तो चाह रहे थे कि array declare करवा लें यार, 4-5 नंबर उसके आ रहे हैं। Anyways, you need to initialize wood type and price. Initialize कैसे करो? लूप चला के भी कर सकते हो। wood type और price की लेंथ कितनी है, तो wood type की array को initialize कैसे करो, डिक्लेयर हुई है। wood type 1 के अंदर तुम्हें laminate डालना, wood type 2 के अंदर तुम्हें प्राइस पाइन डालना है, और wood type 3 के अंदर तुम्हें ओक डालना। प्राइस 1 के अंदर तुम्हें 29.99 डालना। चलो जी बिस्मिल्लाह करो, कोड लिखना शुरू कर रहे हैं, हम लोग मिलकर लिखेंगे।
सबसे पहले यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। हमारी एरे का नाम क्या है? वुड टाइप। वुड टाइप 1 के अंदर सूडो कोड में स्क्वायर ब्रैकेट्स प्रेफर किया जाता है। उसमें हमने क्या डाल दिया? लैमिनेट। वुड टाइप एरे 2 के अंदर आपको पता है कि क्या डालना है, और उसके बाद तीसरी लाइन तुम्हें पता है कि क्या लिखनी है। ऐसे ही तो मजा आएगा ना, खुद लिखोगे ना थोड़ा सा, ये जाते रहो। वुड टाइप 1 के अंदर लैमिनेट, वुड टाइप 2 के अंदर पाइन, और वुड टाइप 3 के अंदर ओक। उसके बाद आगे आ जाते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। दूसरी एरे कौन सी थी? पैसों वाली एरे। प्राइस कितने पैसे? हमारी वर्कशॉप की प्राइस है 0, नथिंग टू वरी अबाउट। प्राइस, प्राइस इज अनदर एरे। बेटर है, इट्स बेटर कि आप सूटेबल वाइट स्पेसेस जो है वो बीच में छोड़ दो। सो प्राइस 1 के अंदर 29.99, और प्राइस 2 के अंदर और प्राइस 3 के अंदर। Sir, why are you initializing the word types? The reason I'm initializing the word types, Sayyidash Kazia beta, it is because they have told us to do so. ये देखो, उन्होंने कहा है तो हम कर रहे हैं ना, ऐसे कुछ से थोड़ी करेंगे, इसके नंबर हो गया। ठीक है, you will need to initialize word type and that is it. ठीक है, चलिए गुड। यार यहाँ पे छोटा सा नजर है ना, बताना मुझे, समटाइम बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैं इन बच्चों को इतना देख रहा हूँ इनको भूल जाऊँ। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमने इनिशियलाइज कर लिया दोनों एरेज को। उसने यही बोला था कि इन दो एरेज को इनिशियलाइज कर, वेरिएबल्स और जो एरेज है वो पहले से डिक्लेयर हुई भी है। एहतियातन जस्ट इन केस हो सकता है कि हमें कोई एक दो वेरिएबल्स, कोई 3-4 वेरिएबल्स और डिक्लेयर और इनिशियलाइज, एटलीस्ट इनिशियलाइज करने पड़े। जैसे बोला डिक्लेयर तो है, इनिशियलाइज करने पड़ सकता है, तो हम 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं, उसको भी इनिशियलाइज करेंगे। नहीं, उसने यहाँ पे कहा कि वेरिएबल्स जो आप सपोज करोगे वो भी आपने अज्यूम करना है कि डिक्लेयर हुए हैं, आप खाली इनिशियलाइज करें। इनिशियलाइज की मैंने थोड़ी एक जगह छोड़ दी, बट ये लाइन आप नहीं लगाओगे, आप खाली खाली स्पेस छोड़ोगे। अच्छा, एक चीज उसने बोला कि नेक्स्ट कस्टमर के लिए, मतलब ये जो पूरा प्रोग्राम चलेगा, इनपुट लोगे, कैलकुलेट करोगे, रेलेवेंट एरे में स्टोर करोगे, आउटपुट करोगे, फिर अगले कस्टमर के लिए दोबारा input। तो इसका मतलब वो जो बार बार काम करने के लिए ना एक गाल का लूप चला। हाँ, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं while choice next customer new customer। अगर न्यू कस्टमर के अंदर ट्रू है, ठीक है, अगर न्यू कस्टमर ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे? दोबारा चलना। न्यू कस्टमर ट्रू, हाँ है, चलो, दोबारा चलो। नहीं है ना? चलो, उसके बाद हमें क्या करना है? डेफिनेटली, तभी तो हमने जगह छोड़ी है, वेरी गुड। तो हम यहाँ न्यू कस्टमर को पहले शुरू में इससे इनिशियलाइज भी कर लें। भाई क्या है, इस बच्चे का नाम लिखो, ये बड़ा काम आने वाला बच्चा, इसको अगली वर्कशॉप में अपने साथ रखेंगे। क्यों आ रही? अपनी टीम में डाल लो इस पर। चले जी, while न्यू कस्टमर इज इक्वल टू ट्रू, सबसे पहले हमें यहाँ पे करना क्या था, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर ऊपर नीचे नीचे करके ना मैं, मेरा दिमाग घूम जाएगा, तुम लोग तो स्कीम ले लेते हैं पिक्चर। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि इनपुट न्यू कस्टमर नेम, रूम लेंथ एंड रूम विड्थ, चेक ईच मेजरमेंट इज वैलिड। कस्टमर के नेम के अंदर तो कोई वैलिडेशन नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे जो लास्ट टाइम मैंने आपको इनपुट विद प्रॉम्प्ट करना सिखाया था, वो दो तरह से हो सकता है। एक तो इनपुट लिख के आगे उसके अंदर डबल कोट्स डाल के मैसेज लिख के कॉमा डाल के वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो, लेकिन एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है, वो ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि अक्सर टीचर आपको, मैं भी अगर आप चाहेंगे तो उसको हाथ के हाथ वीबी के अंदर कन्वर्ट करके रन भी करके देख सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस सूडो कोड के ऊपर है क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला सबका स्टूडेंट्स हो। तो जो प्रेफरेबल तरीका है इनपुट विद प्रॉम्प्ट का, प्रॉम्प्ट करके इनपुट लेना है।
सबसे पहले इनपुट क्या लेना है, कस्टमर का नाम, लेकिन उसको पहले हमारा प्रोग्राम बताएगा कि भाई आउटपुट एंटर कस्टमर नेम। ठीक है, आप मैसेज भी शॉर्ट में लिख सकते हो। कोलन डालना मेरी थोड़ी आदत है, क्योंकि जब एक्चुअली इस तरह का प्रोग्राम VB या पाइथन में रन करते हैं ना, तो कोलन अच्छा लगता है लिखना, उसके आगे फिर कर्सर ब्लैंक हो रहा होता है, वैल्यू डालते हो तो वो वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। तो नीचे हम इनपुट की कमांड लगा देंगे। बट अगर कोई बच्चा इनपुट और आउटपुट को वाइल को ऑल कैप्स में लिख रहा है, बहुत अच्छी बात। और मेरी तरह अगर पहला कैपिटल लिख रहा है तो भी ठीक है, बुरा नहीं। कीवर्ड्स, अगर आप वाइल को, आउटपुट को, इनपुट को, ट्रू को आप ऑल कैप्स में लिख रहे हो तो अच्छी बात। इनपुट, इनपुट के बाद वेरिएबल का नाम हम रख देते हैं कस्टमर नेम। कस्टमर नेम। उसके बाद अगली चीज हमें क्या इनपुट करनी है, कैसे, वो भी बिल्कुल एक्सेप्ट होना चाहिए इनपुट। उसमें सिर्फ इनपुट आएगा ना, इनपुट डबल कोट में एंटर कस्टमर नेम, उसके बाद डबल कोट खत्म, कॉमा लगा के कस्टमर नेम, एक ही लाइन। लेकिन ये अच्छा है, ये प्रेफरेबल है। बेटा अगला इनपुट क्या करोगे, एक इनपुट हो गया, होपफुली इनपुट के एक दो नंबर तो नहीं मिलेंगे। देखो जो लिखा है वही लिख रहे हैं, कुछ अपनी तरफ से लिख नहीं रहा, आसान है ना, फिर सिर्फ बच्चे परेशान होते हैं। उसके बाद अगला इनपुट क्या है? लेकिन रूम लेंथ के ऊपर ये वाला सीन होगा। रूम लेंथ और रूम विड्थ का उसने असूल क्या लिखा हुआ था पीछे, एक सेकंड जरा पीछे जाके देखते हैं। उसने यहाँ पे वैलिडेशन के लिए क्या बना हुआ है? हाँ, ऑल फ्लोर्स आर रेक्टेंगुलर एंड रूम मेजरमेंट मस्ट बी बिटवीन दिस एंड दिस। इसका मतलब कि जब हम इनपुट लेंगे रूम लेंथ, उसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे, जब इनपुट लेंगे रूम विड्थ, उसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। तो भाई आउटपुट करके पहले तो इनपुट ले लेता, ये तो आसान वाला काम है। क्या डेटा टाइप? हाँ हाँ, वैलिडेशन आप पॉइंट्स में भी, रियल वैल्यू भी वैलिडेशन कर सकते हैं। तो आपकी, आपने जो इनपुट लिया है, क्या इनपुट लिया, रूम लेंथ, तो वो आपकी होनी चाहिए 1.5 से नीचे होगी, या फिर अगर 10.0 से बड़ी होगी तो उसके ऊपर वो एरर देगा, एरर देकर दोबारा इनपुट लेगा। तो इसी तरह की वैलिडेशन हमने कल भी की थी, आज दोबारा कहता। आउटपुट पहले तो कर लेंगे इनपुट एंटर रूम लेंथ, इनपुट वेरिएबल का नाम हमने लिख दिया रूम लेंथ। अच्छी बात है ना, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही कर दो। अब इसमें वैलिडेशन लगाएंगे, वाइल रूम लेंथ लेस देन 1.5, मैं अपनी तरफ से लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है, और रूम लेंथ ग्रेटर देन 10.0। अगर रूम लेंथ के अंदर लिख दिया गया कुछ 1.5 से छोटा या 10.0 से बड़ा, तो ये वाइल वाला लूप चल जाएगा। और का मतलब ये ना कि भाई देखो तुम्हारी 1.5 से कम हो तो भी ये चले, या फिर अगर रूम लेंथ 10.0 से ज्यादा हो जाए तो भी ये चल रहा है। देखो, गुड क्वेश्चन, लेट्स कंसीडर दिस अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, तो जब भी कभी वैलिडेशन करेंगे ना, वैलिडेशन के अंदर तुम रिपीट अंटिल भी यूज कर सकते हो, वाइल एंड वाइल भी यूज कर सकते हो, इतना याद कर। कुछ बच्चे कहते हैं इफ भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ को वैलिडेशन के अंदर नहीं करें। उसने यहाँ पे देखो लिखा हुआ था पीछे डिस्क्रिप्शन के अंदर कि जब तक अंटिल इट्स नॉट वैलिड, जब तक वैलिड नहीं होगा वो बार बार प्रॉम्प्ट करके इनपुट देता है। तो इनपुट विद वैलिडेशन के लिए आप वाइल का लूप यूज करोगे या रिपीट अंटिल? प्रेफरेबल जब तुम 15 वाइल का लिखोगे तो वाइल का लूप यूज करो। एक दफा पहले इनपुट लोगे, एरर मैसेज भी प्रोड्यूस करोगे, जिसने बोला है यहाँ पे एरर मैसेज भी आपको प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और एरर मैसेज प्रोड्यूस करके अगर लिखना है ना, तो वाइल का लूप ही लगेगा। इनपुट विद वैलिडेशन के लिए वैलिड मेजरमेंट या कोई मेजरमेंट का कुछ और भी हो सकता है ना, किसी भी चीज को वैलिड करना है तो वाइल का लूप ही लगेगा।
है ना, क्योंकि while के लूप में आप एरर मैसेज प्रोड्यूस करके दोबारा इनपुट ले सकते हो। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो पहले आउटपुट करोगे एरर की कोई भी आप विपता लिख सकते हो यहाँ पे, जो आपको अच्छा लग रहा है मैसेज, एरर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है क्या, एरर इन रूम लेंथ, आप थोड़ा और खूबसूरत करके लिख दें, लिख दें कि ओनली लेंथ इन बिटवीन 1.5 एंड 10.0 इज अलाउड, आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद बेटा दोबारा ये पूरी चीज नीचे दोबारा कॉपी पेस्ट कर दो। वैलिडेशन लगाने का बड़ा आसान तरीका, ऊपर प्रॉम्प्ट करके इनपुट करो, while का लूप लगा के कंडीशन डालो, एक एरर मैसेज लिखो, ऊपर वाली दो लाइनें दोबारा लिखो, इसको अब दोबारा लिख दो, आउटपुट दोबारा इनपुट लेने के लिए एंटर रूम लेंथ इनपुट रूम लेंथ एंड वन। कहाँ पे इसके इधर, यहाँ स्पेस हो गया आउटपुट। वैसे तुम अस्सलाम वालेकुम सर, तो अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो रहने दो, बेहतर है, मतलब जो भी की वाइल के बाद स्पेस, आउटपुट के बाद स्पेस, इनपुट के बाद एक वर्ड का स्पेस होना चाहिए, तो ये वाइल एंड वाइल हो जाएगा क्या। आउटपुट दो दफा क्यों लिखा, हाँ तुम चाहो एक दफा लिख दो, आउटपुट यहाँ पे एरर इन रन रूम लेंथ, नीचे दोबारा काइंडली री एंटर द रन लेंथ, दोबारा लिखो उसके नीचे दोबारा, यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन ये तो ये सबसे आसान है, याद रखना। वैलिडेशन लगाएंगे, वाइल के अंदर वैलिडेशन वाली जो भी रेंज होगी वो डाल देंगे, उसके बाद हम एक एरर मैसेज सेपरेट आउटपुट करेंगे, जो भी एरर मैसेज डिस्प्ले करने के बाद वाइल के लूप से ऊपर जब प्रॉम्प्ट करके इनपुट लिया था ना, वो प्रॉम्प्ट इनपुट नीचे दोबारा लिख देंगे, तो मैक्सिमम बच्चों के लिए चीज याद रखना आसान है। तो मैंने सिंपली क्या किया कि दोनों लाइन के नीचे दोबारा लिख दिया वैलिड। यू कैन डू दैट, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, तुम इसको एक सिंगल लाइन में भी कर सकते हो, इनपुट के आगे डबल कोट में पूरी कहानी लिख दो कि एरर इन रन लेंथ काइंडली री इंटर योर वैल्यूज लिख के फिर कॉमा लगा के, यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स। हाँ हाँ, नहीं इनपुट विद प्रॉम्प्ट जैसे पाइथन लैंग्वेज, कुछ बच्चे पाइथन लैंग्वेज को आगे जाके इंशाल्लाह करेंगे, अगर आप ए लेवल में कंप्यूटर साइंस पढ़ो तो उसमें आप वन एक ही लेंथ में कर रहे हो, वीबी के अंदर भी ऑप्शन है, एक लाइन में भी कर सकते हो, दो में भी कर सकते हो, लेकिन मैं बेटा इसको इस तरह से क्यों करवा रहा हूँ ताकि मेजोरिटी बच्चे के लिए ना याद रखना, और वहां चेंज सिचुएशन के साथ इस तरह के सोल्यूशन को वहां पे लिख सकना, क्योंकि वहां पे तो वेरिएबल्स डिफरेंट होंगे ना, एरेज डिफरेंट होंगे, बच्चों को याद होगा कि यार वाइल का लूप लगाना है, रेंज बीच में डालनी है, एक दफा मैंने आउटपुट करके इनपुट ऊपर लिखा था, नीचे वाइल के लूप के नीचे मैंने आउटपुट एरर लिख दिया था, ऊपर वाली दो लाइन नीचे मैंने दोबारा लिख दिया बस। तो मैं मेजोरिटी बच्चों को कैटर कर, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, आप माशाल्लाह एडवांस सोच रहे हो, लेकिन हम सब एडवांस नहीं सोच पा रहे ना, नहीं, लेकिन बेहतर है, स्पेस होना चाहिए, सही है, बेहतर क्यों है क्योंकि एग्जामिनर जो है हमें इसको थोड़ा खुश करना है बेटा, इसको ये जो एक दो तीन चार पांच छह सात लाइंस बन रही है, ये सेम आपको सात सात लाइंस दोबारा लिखनी है, किसके लिए, रूम वेट के लिए। चलो भाई बिस्मिल्लाह, इसको खुद से लिखो जिम्मेदारी के साथ, इसको देखो, आउटपुट एंटर रूम विड्थ, इनपुट रूम विड्थ, while room width is less than 1.5 or room width greater than 10.0, output error in room width, output into room width दोबारा, input room length, sorry room width, तो सात लाइनें दोबारा लिखो। Sir, why we can't use a nested loop here since we have two arrays? सईदा शिजा बेटा, नेस्टेड लूप हम यहाँ पे क्यों यूज करेंगे बच्चे? आप चीजों को क्यों देखो, नेस्टेड लूप जब ये काम एक सिंपलिसिटी के साथ हो रहा है तो नेस्टेड लूप तो उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा ना, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको इसी तरह से देखो। अब देखो बेटा यार, शाजी का क्वेश्चन अच्छा है, ये मुझे पता है कि क्यूरीज इसलिए भी बच्चों की तरफ से आ सकती है क्योंकि डिफरेंट टीचर्स ने डिफरेंट तरह से कराया, लेकिन चीजों को आसान देखो रखो, हम लाइन बाय लाइन लेके चल रहे हैं चीजों को, इनिशियलाइज किया, यूं किया, आगे इसको यूं लेके जा, तो चीजों को सिंपल रखो बेटा, चीजों को सिंपल लेके चलो।
अभी देखो हमने ये 5-7 लाइनें लिखी है, 4 लाइनों में भी कन्वर्ट हो सकता है, 3 लाइनों में भी हो सकता है, लेकिन 7 लाइनें लिखो, बहुत इतनी जगह होगी कि तुम बोलोगे यार कि बहुत जगह है ना, जगह बहुत है लिखने के लिए। सही है, 2 पेज के बाद भी ब्लैंक पेज है, आप इस जगह का अच्छी तरह से इस्तेमाल करो। इसको लिखो, अगली वाली 7 लाइनों को लिखो, उसके बाद फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। बेटा इसको कंप्लीट करो तीनों वैलिड इनपुट के बाद, फिर उसके बाद हमें इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके इसको हमने रेलेवेंट एरेस के अंदर मूव करना है, फिर हमने आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो अभी आप इसको कंप्लीट करो, इसके थर्ड वाले इनपुट को।